सिंपल हेडेक्स हैं वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, लेकिन जो सेकेंडरी हेडेक्स हैं उसमें अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर होता है, तो आपकी लाइफ एट रिस्क है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में काफी मिथ्स हैं। लोग कहते हैं किसी को इसको जिन आ गए हैं इसके अंदर, लेकिन एपिलेप्सी जो है वो एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो दवाइयों के जरिए उनके झटकों पे हम काबू पा सकते हैं। अगर एक पेशेंट को सीजर पड़ते हैं, वो ड्राइव कर रहा है, तो अगर कोई झटका लगता है वो ड्यूरिंग ड्राइविंग, उसकी अपनी जान तो खतरे में है ही, लेकिन रोड पे जो दूसरे लोग हैं उनकी जान को भी खतरा है। जब भी आपको कोई इस तरह का इश्यू हो जिसका ताल्लुक न्यूरोलॉजी से है, आप अपने करीबी न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट जब आपको देखेंगे तो वो फिर आपको अकॉर्डिंगली एग्जामिन करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो सेल्फ मेडिकेशन और जो सेल्फ डायग्नोसिस है ना, इससे परहेज करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आपका मॉलेज पॉडकास्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो रिलेटेड है अराउंड हमारे न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के, हमारे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के, क्योंकि ब्रेन हमारा एक सेपरेट ऑर्गन है और उसको हमें उस तरह ही लेके चलना चाहिए और उसको, उसकी कंडीशंस को, उसके मसलों को, उसके जो भी इलनेसेस हैं उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे बाकी हम ऑर्गन्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। इसीलिए आज हमने बुलाया है जो हमारे स्पेशल गेस्ट आज मौजूद है हमारे साथ, डॉक्टर वजाहत गौहर, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और ये शालीमार हॉस्पिटल में होते हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आपका मॉलेज पॉडकास्ट टुडे। आपसे जो मैं पूछना चाहूँगी वो ये है कि हर बंदे को, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आई गेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हर एक बंदे को मसला है, शिकायत है सर दर्द की, हेडेक की। तो मतलब इसको कैसे टैकल किया जाए या क्या किया जाए कि आप एक पीसफुल ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि हेडेक की वजह से ना आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी ख़राब होती है। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी वर्क प्लेस पे, और आपको सर दर्द शुरू हो गई है, तो आप और कुछ भी नहीं कर सकते, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इवन अगर आपको घर में कोई मसला है, अगर काम कर रहे हैं आप घर के, तो भी कोई इस तरह का मसला हो जाए, फिर भी वो चीज़ इम्पैक्ट होती है आपका काम। तो आप बताएं कि सर दर्द को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब भी हम ओपीडी करते हैं तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो हेडेक के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली जब भी अगर किसी को हेडेक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चाहिए कि वो एक न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। और हेडेक जब हम देखते हैं तो उसको अगर हम क्लासीफाई करें तो मेनली दो उसकी जो है वो कैटेगरीज हैं। नंबर वन, देयर इज़ प्राइमरी हेडेक और उसके अलावा सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक्स में एक्चुअली क्या होता है कि देयर इज़ नो अंडरलाइंग कॉज, और जो सेकेंडरी हेडेक्स हैं उसमें कोई स्ट्रक्चरल कॉज होती है जिसकी वजह से आपको हेडेक होता है। ठीक है। तो ज़्यादातर ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो प्राइमरी हेडेक्स उनको हो रहे होते हैं। उसमें आपके पास क्या होता है, माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक एंड ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जियास। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनको टेंशन टाइप हेडेक होता है। ठीक है। 60 to 80% टेंशन टाइप हेडेक होता है, और माइग्रेन 10 to 15% पेशेंट्स को माइग्रेन होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको प्राइमरी हेडेक है या सेकेंडरी हेडेक है, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीट। एक्चुअली जो प्राइमरी हेडेक्स हैं वो सिंपल हेडेक्स हैं, वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। ठीक है। सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी अफेक्ट होगी। लेकिन जो सेकेंडरी हेडेक्स हैं, 10 to 15% पेशेंट्स जिनको हेडेक होता है उनमें सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। उसमें अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर होता है, वो डेंजरस होते हैं। तो एक्चुअली न्यूरोलॉजिस्ट के पास आने का मकसद एक तो ये है कि आपको डायग्नोज होगा कि आपको क्या इशू है जिसकी वजह से आपको हेडेक है। अगर तो आपको प्राइमरी हेडेक्स हैं तो हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। लेकिन अगर आपको सेकेंडरी हेडेक्स हैं तो आपकी लाइफ एट रिस्क है। ठीक है। तो वो इसलिए ज़रूरी है। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप आएँ अपना जो भी इशू है, ताकि वो अकॉर्डिंगली उसको डायग्नोज करें और फिर ट्रीट करें। मैं तो इसी बात में शॉक्ड हूँ कि पेशेंट्स हेडेक के ओपीडी आते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है आपने सर दर्द के लिए, ये कोई कंडीशन है, इसको ट्रीट करने के अलग तरीके हैं या टाइप्स भी होती हैं हेडेक की। बाद में कहीं जाके एक फैंसी टर्म मैंने सुन ली फिर माइग्रेन की, और बाकी लोगों में ने भी, और ये कॉमन होगी कि अच्छा एक माइग्रेन भी एग्जिस्ट करता है। तो मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ है कि लोगों को नहीं पता कि हेडेक को भी किस तरह ट्रीट करना है, ये कोई कंडीशन है। ये एक्चुअली ऐसे होता है कि जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी हेडेक्स ज़्यादा कॉमन होते हैं, और उसमें से भी सबसे कॉमन टेंशन टाइप हेडेक है। टेंशन टाइप हेडेक 60 to 80% जिनको हेडेक होता है वो टेंशन टाइप हेडेक से जो है वो मुब्तला होते हैं उसमें। तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है। पेशेंट्स अपने रूटीन की एक्टिविटी कर सकते हैं,
तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर के पास नहीं आते क्योंकि उनको कोई इशू नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना अफेक्ट नहीं होती। लेकिन जैसे अगर माइग्रेन है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपकी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट होती हैं। तो जब ओपीडी में हम देखते हैं, बेशक कॉमन ज़्यादा टेंशन टाइप हेडेक है, लेकिन ओपीडी में आपके पास ज़्यादा माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, ये तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है ना, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसको हेडेक हो रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया सेकेंडरी हेडेक्स, हाँ जी, तो वो तो उसकी लाइफ एट रिस्क है अगर वो डॉक्टर से रब्ता नहीं करते। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपको हेडेक हो, किसी भी किस्म का हो, तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि वो आपको फर्दर गाइड करें अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट की है कि एटलीस्ट कंसल्ट कर लिया जाए ताकि पता तो चल जाए कि ये प्रॉब्लम है क्या, और उसको ताकि टाइमली टैकल किया जा सके। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा अपना कोई केस या एग्जांपल ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें जो इस स्वेयर केस के साथ आए हो आपके पास। एक्चुअली मोस्टली पाकिस्तान में क्या होता है कि ओवरलोड बहुत ज़्यादा है न्यूरोलॉजिस्ट के ऊपर ना जी, तो हेडेक्स के साथ अगर पेशेंट आते हैं तो मोस्टली जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो क्लिनिशियन जो है पेन किलर्स लिख के जो है डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन ये है कि जैसे अगर फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है, उसको सडन सवियर ऑनसेट हेडेक होता है, मतलब और वो मतलब ऐसा हर सर दर्द कभी नहीं हुआ, तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कभी भी आपने जो है वो लाइटली नहीं लेना। ठीक है, इस तरह से अक्सर होता है कि पेशेंट हेडेक्स के साथ आते हैं और उनको फिर सही तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं करते, और बाद में अक्सर होता है कि कोई सबएक्नाइट हेमरेज अगर निकला है पेशेंट को, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग है। बिल्कुल, तो इस तरह से आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन प्रॉपर करनी और अकॉर्डिंगली फिर पेशेंट को मैनेज करना होता है। इसके अलावा बहुत सी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हमारी इस तरह की हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि स्ट्रोक क्या होता है या उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, या कौन से ऐसे अलार्मिंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो वो अपने फैमिली मेम्बर में जब देखते हैं तो उन्हें फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ताकि कंट्रोल किया जा सके स्ट्रोक को और पर्सन को सेव किया जा सके ऑन टाइम। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली जो है वो हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं, अगर मरीज़ में आ जाएं तो हमने उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। बिल्कुल, तो इसमें ये ऐसे है कि अगर एकदम किसी भी मरीज़ का जिस्म का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे या कोई सुनपन महसूस करें, लाइक अगर एक पेशेंट है उसको एकदम से राइट साइडेड वीकनेस हो गई है या राइट साइडेड कोई नमनेस हो गई है या आपका चेहरे का टेढ़ापन हो जाता है एकदम से, तो फ़ौरन आपने अपने करीबी जो सरकारी हॉस्पिटल या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उधर आपने लेके जाना है। और आजकल तो जो है वो इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक वो टीका होता है जिसे हम IVTPA बोलते हैं, वो अगर 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में आ जाता है और लग जाए तो वो लग जाता है। तो उससे फिर ये है कि जो डेफिसिट, अगर वो टीका नहीं लगेगा तो वो परमानेंट होगा, लेकिन अगर वो टीका टाइमली आपको लग जाता है तो आप उस डेफिसिट से बच सकते हैं, एक परमानेंट डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करें हम कि सिम्टम्स क्या हैं फालिज के, ताकि टाइमली जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में आएँ और एक परमानेंट डेफिसिट से बच सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम एक पॉइंट यहाँ पे रेस किया है। और इसके अलावा मैंने ये भी नोट किया है कि सीजर्स का, जिसको आम लफ्ज़ों में दौरा पड़ना कहते हैं, लोगों को उसको भी मतलब नहीं पता कि कैसे डील करना है उस पर्सन को। और ऐसे होता है कि उस पर्सन को तो सीजर्स हो ही रहे हैं, लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं वो देख के डर जाते हैं या उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है उस सिचुएशन में। तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? एक्चुअली हमारी सोसाइटी में काफ़ी मिथ्स हैं, मैंने सुना है। मतलब ऐसे लोग कहते हैं किसी को इसको जिन आ गए हैं इसके अंदर, और मतलब डिफरेंट नाम देते हैं लोग, लेकिन एपिलेप्सी जो है वो एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। अगर किसी भी इंसान को इस तरह से झटके लगते हैं तो अगर वो बर वक्त अपने डॉक्टर के पास आ जाएं तो उसको हम इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो एपिलेप्सी के जो होते हैं वो दवाइयों के ज़रिए उनके झटकों पे हम काबू पा सकते हैं। तो अगर इस तरह से किसी भी सोसाइटी में अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह से झटके लगते हैं तो वो बर वक्त अपने न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद हम जो है वो ट्रीट करें। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो हम दवाइयों से उनके झटकों को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर
बहुत से पेशेंट्स अब इस तरह के होते हैं जिन्हें होता है कि हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आई गेस ऐसे होते हैं जिसमें सीजर्स जिस पर्सन को हो रहे हैं वो बाद में उसको एज सच याद नहीं होता कि उसको क्या हुआ था, तो वो फिर रेजिस्ट कर रहा होता है कि दवाई नहीं लेनी मैंने क्योंकि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो उस पेशेंट को मेडिसिन के लिए कैसे डील किया जाए, कैसे मनाया जाए कि यू हैव टू टेक द मेडिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उसकी फैमिली है उसका काम है कि उसको काउंसल करेंगे, क्योंकि अगर एक पेशेंट को सीजर पड़ते हैं और फर्स्ट करें वो ड्राइव कर रहा है, तो अगर कोई झटका लगता है वो ड्यूरिंग ड्राइविंग, तो वो उसकी अपनी जान तो खतरे में है ही, लेकिन रोड पे जो दूसरे लोग हैं उनकी जान को भी खतरा है। तो ये चीज़ एक डॉक्टर का भी काम है और इवन आपकी फैमिली का भी काम है कि हम उसे काउंसल करें, क्योंकि अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे सीजर्स को तो वो उसकी जान को भी खतरा है और सोसाइटी में दूसरे लोगों की जान को भी खतरा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी काउंसलिंग की जाए। बिल्कुल। और क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं या फिर हमारी जो डाइटरी हम इंटेक ले रहे हैं वो अच्छी और हेल्दी नहीं है, तो उससे हमारे ब्रेन पे और नर्वस हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, अगर आपकी डाइट या आपकी जो लाइफस्टाइल है वो उस तरह से नहीं है जो कि नॉर्मली होना चाहिए, तो ब्रेन पे भी फ़र्क पड़ता है, जैसे बाकी ऑर्गन्स में फ़र्क पड़ता है। अगर हम देखें कि आप अगर तेज़ नमक इस्तेमाल कर रहे हैं या आप अपनी 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्रेन पे भी फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर आप नमक ज़्यादा ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो आप रिस्क पे हो कि आपको स्ट्रोक हो सकता है या और चीज़ें। इसी तरह से काफ़ी सारे हेडेक्स हैं, जैसे अगर आप सो नहीं रहे प्रॉपर तो वो हेडेक ट्रिगर होते हैं। इसी तरह से अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो इवन सीजर्स भी हो सकते हैं। एक पेशेंट जिसको जो एपिलेप्सी का अगर पेशेंट है तो अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो इवन सीजर्स भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से ये आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, जैसे बाकी ऑर्गन्स पे फ़र्क पड़ता है ऐसे ब्रेन में भी ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। तो इसको आपको चाहिए कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप लें, आप अपना स्लीप साइकिल बेहतर करें, ईटिंग स्केड्यूल अपना ठीक रखें, मील्स स्किप ना करें और इस तरह से अपनी डाइट भी बेहतर करें। बिल्कुल, लेकिन मसला यही है ना कि हमारी जो आवाम है वो ब्रेन को एक ऑर्गन की तरह समझती ही नहीं है। वो उसको एज आ पता नहीं शायद क्या ही समझती है कि वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है या वो फंक्शन हमारा नहीं कर रहा सही। बाकी ऑर्गन्स पे तो पूरा हम ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन ब्रेन जो है उसे नेगलेक्ट कर देते हैं समहाउ। इसके अलावा मेमोरी इश्यूज़ बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, तो इसके बारे में अगर आप हमें बताएं कि मेमोरी डिक्लाइन को कैसे हम रोक सकते हैं या उसको कैसे डिले कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता और हम भूल जाते हैं छोटी छोटी बातें। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो मैंने देखा ओपीडी में जो आते हैं वो स्ट्रेस की वजह से आप चीज़ें भूलते हैं। तो मतलब मोस्टली स्ट्रेस उसकी कॉज होती है। लेकिन मतलब अगर एक पेशेंट को मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं तो जब न्यूरोलॉजिस्ट उसको देखता है तो वो मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एक टेस्ट होता है, उसमें कुछ सवालात हैं वो हम करते हैं, उसके 30 उसका स्कोर होता है, 30 में से हम उनको स्कोर करते हैं। तो अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी होती है तब उसको मेमोरी का इशू है। अदरवाइज एक पेशेंट है जिसको लगता है कि उसकी मेमोरी का इशू है और हम उसका मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं, वो नॉर्मल आता है, तो ज़्यादातर उसको स्ट्रेस का इशू होता है। अगर मेमोरी के इश्यूज आ रहे हैं तो एज ए न्यूरोलॉजिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिवर्सिबल कॉजेज़ जो होती हैं उनको देखना होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं जिसकी वजह से मेमोरी के इश्यूज हो रहे हैं। लाइक TSH हम करवाते हैं, थायराइड का अगर इशू है तो उसमें मेमोरी के इश्यूज हो सकते हैं, B12 है, विटामिन D है। तो इस तरह के जो रिवर्सिबल कॉजेज हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसको रूल आउट करना है। ठीक है। और बाकी कुछ कॉजेज हैं जिसमें एज के साथ साथ सेनाइल जो चेंजेस होते हैं तो जो नॉन ट्रीटेबल हैं, ठीक है, उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और लिमिटेड ट्रीटमेंट है, तो उसको फिर हम उस तरह से लेके चलते हैं। फिर मतलब जो रिवर्सिबल कॉजेज हैं उनको हमने देखना होता है, उसको हम ट्रीट करते हैं, बाकी जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। ओके, उसके अलावा मतलब ऐसे मतलब कोई भी अगर बंदा जिसे लग रहा है कि उसे मेमोरी का इशू हो रहा है तो वो घर बैठे मतलब क्या इस तरह के स्टेप्स फॉलो कर सकता है कि जिससे उसकी मेमोरी इंटैक्ट रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास रब्ता करना चाहिए और फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट उनका मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, प्रॉपर एग्जामिन करेंगे और अगर कोई इशू होगा तो फिर अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे। घर बैठ के इस तरह से नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल। ठीक है।
बस सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी हाँ। और सेल्फ डायग्नोज नहीं करना। हाँ, क्योंकि आजकल ही चैट जीपीटी और बिल्कुल। गूगल पे हर कोई जो है वो लिखता है और परेशान होता है, तो बिल्कुल। उससे बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें बिल्कुल और जैसे वो आपको फिर एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करें। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही मकसद था कि सेल्फ डायग्नोज नहीं करना है और सेल्फ मेडिकेशन भी अपने आप को नहीं करने लग जानी। एंड आप मुझे ये बताएं कि कितनी प्रिवेंशन हो सकती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की और किस हद तक ये ट्रीट हो सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि अब आपको जो आपका न्यूरोलॉजी है उसमें आपके पास एक बहुत बिल्कुल। मतलब चीज़ है ना, उसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, बिल्कुल। आपके भी मसल्स हैं, नर्व्स हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। वो डिपेंड करता है आपका किस पार्ट का इशू है और क्या इशू है, तो वो अकॉर्डिंगली फिर उस क्योंकि तरह से बेसिकली बहुत सी आपने देखना है। मिसकंसेप्शंस हैं। लोग कहते हैं कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल सीजर्स है, एपिलेप्सी है या कोई इस तरह का मसला है तो वो तो पागल हो गया है, अब तो वो ठीक नहीं हो सकता, इसको तो ये मसला है, इससे शादी नहीं करनी या इसके साथ नहीं रहना। मतलब इस तरह के बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं। तो मतलब उस हवाले से अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नहीं, देखें तो वो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एपिलेप्सी इज अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर। बिल्कुल। अगर एक पेशेंट को एपिलेप्सी है तो अगर वो कंप्लायंस के साथ ट्रीटमेंट ले रहा है बिल्कुल। तो वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और जैसे कोई भी एक नॉर्मल बंदा अपनी ज़िंदगी गुजारता बिल्कुल। है, इसी तरह एपिलेप्सी के पेशेंट्स भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। बस उनको ये है कि उनकी मेडिकेशन के साथ कंप्लायंस होनी चाहिए और जो न्यूरोलॉजिस्ट उनको एडवाइस देते हैं उसको फॉलो करें। तो बाकी कोई इस तरह का इशू नहीं है, दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। और अब हमारी ऑडियंस को क्या एडवाइस, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्टली? मैसेज मेरा यही है कि जब भी आपको कोई इस तरह का इशू हो जिसका ताल्लुक न्यूरोलॉजी से है, तो आप अपने करीबी न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें और चैट जीपीटी और गूगल और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा जो है वो अपना इन्हिसार ना रखें, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट जब आपको देखेंगे तो वो फिर आपको अकॉर्डिंगली एग्जामिन करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो सेल्फ मेडिकेशन और जो सेल्फ डायग्नोसिस है ना, इससे परहेज़ करें। थैंक यू सो मच। बेसिकली सबसे ज़रूरी यही है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी मौजूद है। किसी हद तक वो क्योर हो भी सकते हैं अगर टाइमली उनको दिखा दिया जाए न्यूरोलॉजिस्ट को। और इसके अलावा ये है कि सेल्फ अगेन जैसे डॉक्टर ने कहा हमें कि सेल्फ डायग्नोज नहीं करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने सिम्टम्स चैट जीपीटी पे लिखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ओ ये इसने क्या बता दिया है, ये तो लास्ट स्टेज है, अब तो इसका कुछ हो नहीं सकता। तो इससे बेहतर यही है कि प्रोफेशनल हेल्प मौजूद है तो हम उसको ज़रूर सीख करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम।